Very good morning, dear students. Today we are going to talk about very important concept of chemistry that is called as hybridization. तो केमिस्ट्री के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड होंगे क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करेगा। कैसे ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ के नहीं पता चलेगा, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देता हूँ पीस ऑफ पेपर पे। तो ऐसा है कि आप सबको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है? 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ वही बॉन्ड बनाएंगे, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी 1s के इलेक्ट्रॉन, ये तो चलो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये तो वैसे भी बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2s के जो इलेक्ट्रॉन हैं पेयर्ड हैं, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन 2px1 वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और एक 2py वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि हमें सबको पता है कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें फिर कहा गया कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में होता है, यानी अलोन होता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता। ठीक है, नो लेट अस अज्यूम कि हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्डिंग करनी है। तो हाइड्रोजन ने जब इसके साथ बॉन्डिंग करनी है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसे हो जाएगी 1s2, 2s1, 2s2 की जगह 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। यानी कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चला गया? 2pz में चला गया। मतलब यहाँ पे अगर 2pz, यहाँ पे 2pz था ना, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो 2s का इलेक्ट्रॉन, 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड से अनपेयर्ड हो गए और एक इलेक्ट्रॉन 2s में रह गया और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया। अब आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक s में, एक 2px में, एक 2py में, एक 2pz में। ठीक है, तो ये अब 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं। तो हाइड्रोजन कहता है कार्बन को कि कार्बन जी, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन 2s में है, एक 2px में है, एक 2py में है, एक 2pz में है। 2pz की ओरिएंटेशन z एक्सिस पे है, 2py की ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन की y एक्सिस पे है, और 2px का जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओरिएंटेशन x एक्सिस में है, और ये डम्बल शेप है, और जो 2s है वो स्फेरिकल है। तो मैं आपके साथ कैसे ज्वाइन करूं? मैं नहीं, हाइड्रोजन इनको कहता। मैं कैसे ज्वाइन करूंगा भाई? हाइड्रोजन इनको कहता मैं आपके साथ कैसे ज्वाइन करूं, बताइए। वेल, तो एक कॉन्सेप्ट जो था, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
उसमें कहा गया कि ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाएंगे। ये इंटरमिक्स कर गए, इंटरमिक्स करके चार ही नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, क्योंकि इंटरमिक्स करने वाले ऑर्बिटल्स का नंबर कितना है, 1 2 3 4। चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर गए और चार ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके चार ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इन चारों नए ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है सेम है, हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप ऑल्सो। तो ये जो चार नए ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है, इन चार नए ऑर्बिटल को हमने क्या कह दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस फिनोमिना को, जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्स होने के बाद, इस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो है टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली। अगर बॉन्ड बनने जा रहा होगा या बॉन्ड बनने वाला होगा तो तभी हाइब्रिडाइजेशन होगी, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं होगी। नहीं तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी। उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दिया। इसमें अब एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके चार नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इनकी एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी और इन नए ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे बल्कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन कहा गया। यानी इंटरमिक्सिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे सबकी शेप जो है वो एक जैसी हो जाएगी। जैसे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे उनकी शेप ऐसे होती है, ठीक है। एक बिगर लोब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसको पॉजिटिव साइन दे देते हैं। एक स्मॉलर लोब होता है जिसको नेगेटिव साइन दे देते हैं, ठीक है। अब चार हाइड्रोजन जो हैं वो इनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ चार हाइड्रोजन एटम आएंगे और ऐसे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल में पॉजिटिव वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके साथ ये ज्वाइन करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये मैंने पीस ऑफ पेपर पे डेलिबरेटली पढ़ाया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। ओके, नाउ कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट। जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो यही लिखा है कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 है, ग्राउंड स्टेट है। ये आइसोलेटेड स्टेट में जब एटम होता है, यानी जब ये बॉन्ड नहीं बना रहा होता, लेकिन जब कोई इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। यानी जो ऑर्बिटल आगे खाली होता है, जैसे ज़रूरी नहीं कि 2pz में ही जंप करके जाता, कहीं और भी जंप कर सकता था अगर 2pz में इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन जब 2pz इमीडिएटली अवेलेबल है, जो इमीडिएटली नेक्स्ट
एटॉमिक ऑर्बिटल खाली अवेलेबल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है, यानी 2s की अनपेयरिंग हो जाएगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा, तो ये 2s1 2px1 2py1 2pz1 बन गया और ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये अब जो चार ऑर्बिटल हैं 2s1 2px1 2py1 2pz1 ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स होके इनकी सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी, सबकी शेप एक जैसी हो जाएगी और इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और पूरे प्रोसेस का नाम जो है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। जैसे कि ये पीस ऑफ पेपर पे जो मिक्स करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो कौन कौन से थे, 2s था, 2px1 था, 2py1 था, 2pz था। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यानी कि एनर्जी सबकी नियरली जो है वो क्या है, सेम है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो नियरली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। और ये मैंने सारा आपको पीस ऑफ पेपर पे अलग से पढ़ाया। ये जो नए ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग की वजह से बनेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और जो प्रोसेस है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटरमिक्स हो जाएंगे तो उनमें चार ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो चार हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना के CH4 नाम का मॉलिक्यूल बना देंगे, जिसकी डिटेल बहुत डिटेल में आगे चल के आएगी। ठीक है, ये जस्ट आपको अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना था कि हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या होती है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लेते तो इसकी अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो इसके पास 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2 आती है। तो जबकि ये हमें पता है कि कार्बन डाइवेलेंट नहीं होता, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। और आपने ये 10th स्टैंडर्ड में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड अगर बनाने हैं तो 2s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके 2pz में लेके जाना पड़ेगा, तभी ये टेट्रावेलेंट होगा। गॉट इट बच्चा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पहले आप इसको एक बार से रिवाइंड करके सारा सा पॉज करके पीछे से पहले सारा देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चा, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके कुछ सेलेंट फीचर्स पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के सेलेंट फीचर्स कौन से हैं? पहला है कि सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। जैसे कि आपने देखा कि इंटरमिक्सिंग के वक्त एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के वक्त 2s 2px1 2py1 2pz1 जो थे इंटरमिक्स कर रहे थे, तो इनकी एनर्जी नियरली सेम है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी जो है वो नियरली क्या होगी, सेम होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही नए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे।
मतलब सपोज करो इंटरमिक्सिंग में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। नाउ लेट अस, तो ऐसी एग्जांपल्स आएंगी ना आगे चल के, अगले कल के वीडियो में आ जाएंगी। तो अगर सपोज करो कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। सपोज करो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो आपको कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 5 मिलेंगे। गॉट इट? तीसरा फीचर इसका ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उसमें 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 ये सारे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या इंटरमिक्स होंगे। कई बार ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हुई हो। ये अभी 4-5 दिन रोज के बाद आएगा, ये अभी नहीं आएगा। जब हम अमोनिया और वाटर, ClF3, SF4 ये वाली एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल भी हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड की बजाय। तो इवन के खाली एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इंटरमिक्सिंग के दौरान यहाँ पे तो यही शो किया गया है कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। सम टाइम इवन वेकेंट ऑर्बिटल can also participate in hybridization. That means an atomic orbital which does not have any electron in its atom, and sometime an orbital which has 2 electron in its outermost shell, या paired electron in its outermost shell, can also participate in hybridization. Right? This we shall talk about in example like ammonia, like in water, like in SF4, like in ClF3. ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में बताती है। तो मॉलिक्यूल की शेप्स जब आप हाइब्रिडाइजेशन से पढ़ लोगे तो आपका वो जो एक टॉपिक पीछे आया था ना, फॉर्मल चार्ज निकालना और लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फिर वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना फिर हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से सीख लोगे। और हाइब्रिडाइजेशन जब ख़त्म हो जाएगी तो आपके लुईस स्ट्रक्चर आप 30 सेकेंड में, सिर्फ 30 सेकेंड में ड्रॉ कर सकते हो कोई भी लुईस स्ट्रक्चर। तो हालांकि आई अंडरस्टैंड कि भी आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते वक्त जो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप सोचते होगे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो मॉलिक्यूल की शेप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सटेंड किया हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। चौथा सेलेंट फीचर है हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैंने कहीं पे HYB डॉट लिखा हो तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन है। नेवर टेक प्लेस इन आइसोलेटेड एटम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अकेले एटम में नहीं होती, बट सिर्फ तभी होती है, बट इट टेक्स प्लेस ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि जैसे ये कार्बन था, ये कार्बन की आइसोलेटेड स्टेट है, ये आइसोलेटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेगा। तो इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है 2pz में जंप करके तभी जाएगा जब कोई इसके साथ ज्वाइन करने के लिए आएगा। किसके साथ? मेरे साथ नहीं, कार्बन के साथ ज्वाइन करने के लिए आएगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर उसके बाद फिफ्थ फीचर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें हेल्प करती है इन डिटर्मिनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमें तब पता चलती है जब हमें ये पता चल जाए कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की भी टाइप होती हैं। मेनली 6 टाइप्स हम पढ़ेंगे, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, मेनली ये हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने पहले ही आपको पीछे बना के बता दी है। ये कुछ p ऑर्बिटल से मैच करती है,
पर p ऑर्बिटल में दोनों लोब्स बराबर होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों लोब्स बराबर नहीं होते, एक लोब छोटा होता है, एक लोब बड़ा होता है। जो बड़ा लोब होता है उसमें पॉजिटिव साइन डालना है, जो छोटा लोब है उसमें नेगेटिव साइन डालना है। तो ये जो पॉजिटिव लोब वाला पार्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और सेवंथ जो फीचर है, सेलेंट फीचर है इसका, उसमें ये बताया गया है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। हाँ, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। मैं रिपीट कर दूं सेवंथ फीचर आपको। सेवंथ सेलेंट फीचर में कहा गया हाइब्रिड ऑर्बिटल आर वेरी इफेक्टिव in forming stable sigma bond as compared to sigma bond formed by pure atomic orbital. Pure atomic orbital इतना अच्छा sigma bond, strong sigma bond, stable sigma bond नहीं बना पाता जितना stable sigma bond hybrid orbital बनाता है। तो जो atomic orbital की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जिनकी नहीं होती वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग तो होता है, स्टेबल होता है, इतना स्टेबल नहीं होता जितना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इसमें एक लाइन ये भी लिखी हुई है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड आपको पीछे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बताया था, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते। एम आई क्लियर टू यू सो फार व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ? जितना मैंने बताया कि ये आपको क्लियर है? ओके, नंबर 8 पे चलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नंबर एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इंटरमिक्स हो रहे हैं, और नेचर क्या है ऑर्बिटल की, 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है, या 3d है, 3dx है, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, या 3dz स्क्वायर है, कौन सा है? तो उसके अकॉर्डिंगली हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, और वो किस तरफ अपने आप को लेकर के जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये डिपेंड करता है कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा है। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहली हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी का नाम है sp2। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी का नाम है sp3। इसमें एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चौथी हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d। ब्रैकेट में मैंने ब्लैक पेन से dsp3 भी लिखा है। तो ये हम 12th स्टैंडर्ड, दोनों एक जैसी है, दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। sp3d और dsp3 अभी आपके लिए एक जैसी है, जैसे 4s है, 4p है और उसके साथ 3d आ जाए तो फिर ये sp3d हो जाती है। सॉरी, 4s 4p 4d हो जाए तो इसे sp3d कह देते हैं। अगर 3d 4s 4p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे तो इसे dsp3 कह देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये पेपर पे लिख के दिखाता हूँ। sp3
3d का मतलब है एक s ऑर्बिटल, एक px, एक py, एक pz। और s सपोज करो 3 है, ये भी 3px है, ये 3py है, ये 3pz है, ये 3d का एक ऑर्बिटल है, कोई भी से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर। तो सबका क्वांटम नंबर एक जैसे है 3333। तो इसका नाम है, इसको कि इसमें एक s, 3p, sp3 और एक d पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, तो DsP3 फिर क्या होता है? इसमें एक 3D, एक 4s, 4px, 4py, 4pz अगर ये पार्टिसिपेट करें तो फिर इसको DsP3 कह देते हैं। बस ये फ़र्क है। बाकी इसमें भी एक s, 3p और एक d पार्टिसिपेट करता है, और इसमें भी एक s, 3p और एक d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक s, 3p, एक d, एक s, 3p, 3d। पर जिसमें sp3d होता है, s और p के आगे जो क्वांटम नंबर लगा होता है, d का भी वही क्वांटम नंबर होता है। जो dsp3 होती है उसमें s और p के आगे जो क्वांटम नंबर लगा होता है, d में उससे एक नंबर कम क्वांटम नंबर लगा होता है, n-1d होता है। मतलब ये दोनों में एक डिफरेंस है। हालांकि हमने ये 12th स्टैंडर्ड में करना है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा क्लू दे दिया। आगे 5th काइंड है हमारे पास, इसमें इसे sp3d2 कहते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक px, एक py, एक pz और 2 d ऑर्बिटल। d के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, कोई भी 2 d ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूल की शेप पे डिपेंड करता है कि कौन से 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, वो इंटरमिक्स करते हैं। 6th है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको ब्रैकेट में मैंने d3sp3 लिखा है, यानी sp3d3 की जगह d3sp3 हम +2 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। और 7th जो है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने पढ़नी तो +2 में है, लेकिन मैंने आपको +1 में करवा देनी है। ठीक है, तो ये थी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके ये सारी जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कल जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, कल मीन्स के नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो sp3 के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, गुड डे।